Hello everyone, welcome to Chem Experts. This is chapter 4 part 1 of class 11th Chemical Bonding and Molecular Structure. ठीक है, क्लास 11th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यदि आपको केमिस्ट्री समझनी है तो ये चैप्टर करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ना थोड़ा सा मतलब टिपिकल इसलिए होता है कि चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। यदि वो नहीं पढ़ा तो वो नहीं आता, वो नहीं पढ़ा तो वो नहीं आता। लेकिन मेरा यकीन मानो बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं पूरी केमिस्ट्री आपकी कंप्लीट करवा दूँगा। ठीक है, देखते हैं, ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं अभी। सबसे पहले व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड होता क्या है पहले तो इट इज़ डिफाइंड एज द attractive forces which hold the various chemical constituents क्या क्या हो सकते हैं, एटम्स या आयंस। ठीक है, टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज। केमिकल बॉन्ड क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है जो क्या करता है, अलग अलग वेरियस यानी अलग अलग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जोड़े रखता है इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज, अलग अलग केमिकल स्पीसीज में। ठीक है, ध्यान रखना, केमिकल बॉन्ड सच में कोई बॉन्ड नहीं है। ठीक है, सच में वहाँ कुछ ऐसी बॉन्ड जैसी कोई चीज़ नहीं होती जो उन दोनों को कनेक्ट करती है। केमिकल बॉन्ड का मतलब सिर्फ फोर्स होता है कि अट्रैक्टिव फोर्स। वो क्या होती है, केमिकल बॉन्ड जो दो चीज़ों को जोड़े रखती है। जैसे सबसे फेमस हमारा वाटर है H2O, उसके अंदर क्या होता है, एक ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन अटैच्ड रहते हैं। इसका मतलब वो ये नहीं है कि वो आपस में किसी चीज़ से अटैच्ड है, नहीं, बस उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है जिसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड कोई मटीरियल थिंग नहीं है, इट इज़ जस्ट एन अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, और बॉन्ड बनती क्यों है, बॉन्ड फॉर्म्स टू गेट द स्टेबिलिटी विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। बॉन्ड बनती है ताकि कोई चीज़ स्टेबल हो जाए विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी को रिलीज करे। अब रिलीज ऑफ एनर्जी को आप स्टेबिलिटी से कंपेयर नहीं कर पा रहे होंगे, है ना। तो एक बार ऐसे सोच के देखो, किसी के पास एनर्जी ज़्यादा होते हैं, अब इनके पास बस एनर्जी है, हमारे पास यूँ मान लो ह्यूमंस में पैसे ज़्यादा होते हैं। तो जिसके पास पैसे ज़्यादा होते हैं क्या वो स्टेबल होता है, नहीं। जिसके पास पैसे ज़्यादा होते हैं ज़्यादा उछलता है, फिर उसकी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। वहीं दूसरी तरफ जो पैसे का मोह माया का सब त्याग कर देते हैं, जैसे साधु बाबा, उनके पास पैसे नहीं है, उन्होंने पैसे छोड़ दिए, अब उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत कम हो जाती है ना। ना ही वो इतने ज़्यादा उछलते हैं, ना ही वो एक्टिव होते हैं इतने ज़्यादा। तो ऐसे ही इनके अंदर यदि एनर्जी होगी तो उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। लेकिन यदि इनकी एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के। ठीक है, बाकी इस चीज़ को डिटेल में हम पढ़ेंगे थर्मोडाइनेमिक्स वाले चैप्टर में। नेक्स्ट है कोसल लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग किसने दिखाई थी, कोसल लुईस ने। ये लुईस था, एक कोसल था, दो अलग अलग साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है और क्यों होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एटम्स टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और टू एक्वायर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट इनर्ट गैस एटम या ऑक्टेट रूल। जब मैंने पीरियोडिक टेबल बताई थी तो मैंने एक जगह बताया था नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्या होती हैं, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होती है। नोबल का मतलब भी यही होता है, इनर्ट का मतलब भी यही होता है कि वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती है। ठीक है, बाद में जब उसका रीज़न ढूंढा गया तो क्या पाया गया कि उनकी आउटर मोस्ट जो शेल होती है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने, 8। इसको क्या बोला, ऑक्टेट। तो फिर कोसल लुईस ने क्या बताया कि सभी जो भी एलिमेंट्स हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेके दे के शेयर करके जैसे भी करके। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन किस लिए होते हैं, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और टू एक्वायर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट इनर्ट गैस एटम।
आप देखेंगे कि जिस भी पीरियड के एलिमेंट की हम बात करेंगे वो अपने पीरियड के या नियरेस्ट जो भी उसके इनर्ट गैस होगी उसकी कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करना चाहेगा, ठीक है। और ये कैसे हो सकता है? दिस कैन बी अचीव्ड बाय गेनिंग, लूजिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कैसे कैसे हो सकता है? एक इलेक्ट्रॉन, एक नहीं मतलब कितने भी इलेक्ट्रॉन लेके या इलेक्ट्रॉन दे के, ठीक है, ऐसे हो सकता है। या फिर शेयरिंग से हो सकता है। शेयरिंग कैसे? मतलब ये ले मेरे इलेक्ट्रॉन, ये ले तेरे इलेक्ट्रॉन, अब ये हम दोनों मिलके यूज़ करेंगे। ऐसे भी ऑक्टेट पूरा हो सकता है। जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है और कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ठीक है। ये मैं नहीं बता रहा, आप खुद एक बार सोचो। सोचा? उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 7 नहीं 1s2 2s2 2p5। मतलब K और L में फिल करेंगे तो K में 2 और L में 7 आएंगे, और सब शेल में फिल करेंगे तो 1s2 2s2 2p5 आएंगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना? 9, ठीक है। अब बाहर वाली में मतलब 2 वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 7। तो ये फ्लोरीन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, ये फ्लोरीन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इनको करना है 8। तो ये कैसे कर सकते हैं? तो ये क्या करेंगे भाई, एक इलेक्ट्रॉन तू दे, एक मैं देता हूँ। अब ये दोनों तेरे पास भी रहेंगे और ये दोनों मेरे पास भी रहेंगे। तो इस तरह की बॉन्ड बन गई। F2 में कैसी बॉन्ड बनी? शेयरिंग वाली बॉन्ड बन गई, ठीक है। शेयरिंग से बॉन्ड बन गई। ऐसे ही नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p5, ठीक है। 1s2 2s2 2p5। अब ये क्या करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। देखो 5 है ना, 6 7 8, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो 3 इसने दिए, 3 इसने दिए, कितने हो गए? 6, और दो दो इनके पास पहले से बच गए। 5 थे, 2 रख लिए, 3 इसने दे दिए, ठीक है। इसने भी 2 रख लिए, 3 शेयरिंग के लिए दे दिए। अब देखेंगे तो दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, और ये कैसे बने? शेयरिंग से। सिमिलर केस है CO2 का, इसको आप खुद से ट्राई करके देखेंगे। सभी के पास क्या होने चाहिए? बस 8 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं। वो कैसे कर रहे हैं? उसके बाद आए लुईस सिंबल्स। लुईस सिंबल्स क्या होते हैं? किसने दिए थे? साइंटिस्ट थे G.N. लुईस, उन्होंने दिए थे। क्या बताया था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर रिपोर्टेड बाय डॉट्स अराउंड द केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो हम कैसे बताते हैं? डॉट्स से। कैसे? ये जो डॉट्स लगा रखे देखो इनमें, और ये डॉट्स कहाँ पे लगाते हैं? जो एलिमेंट्स का केमिकल सिंबल होता है, जो सिंबल हम पीरियोडिक टेबल में करके आए हैं, उससे क्या बताते हैं? उसके ऊपर डॉट लगा के, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के डॉट लगा के लुईस सिंबल दिखाते हैं किसी भी एलिमेंट का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? आगे भी बहुत जगह ये वर्ड यूज होगा, यदि आपने नहीं पढ़ा है या पीछे नहीं सुना तो ध्यान से सुनो। जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। कि बाहर वाली जो शेल है ना, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। जैसे लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 1s2 2s1, तो बाहर वाली होगी 2s1, एक ही इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसके बाहर एक। ऐसे ही बोरोन में 3 होते हैं, तो बोरोन के सिंबल के बाहर 3, कार्बन के 4, फ्लोरीन के 7 और नियोन के 8। नियोन क्या है? नोबल गैस है, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए ये स्टेबल है, ठीक है। फिर आई आयनिक बॉन्ड। इसने 2 तरह की बॉन्ड बताई। पहली बताई आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या? A chemical bond formed by complete transference of electrons from one atom to another, and hence each atom acquire the stable nearest gas configuration is called ionic bond or electrovalence bond। क्या बताया कि कोई बॉन्ड बने कैसे? बाय कंप्लीट ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाए? कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाए एक एटम से दूसरे एटम में। मतलब पूरा, एक कहेगा भाई तू ले ही ले, एक कहेगा पूरा दे ही दे। शेयरिंग में बिलीव नहीं कर सकते ये।
तो वो कैसी बॉन्ड बनाते हैं, वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। और जो जनरली क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम मेटल बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। मतलब ऐसे नहीं बोलते, इनके बेसिस पे कंसिडर नहीं करते। जनरली क्या होता है, मेटल्स इलेक्ट्रॉन देता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या बनाता है, कैटायन, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या बनाता है, एनायन। जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर पॉजिटिव चार्ज, जो लेगा उस पर नेगेटिव चार्ज। पिछली वीडियो में बता चुका हूँ मैं बहुत अच्छे से, जाके देख लो, ठीक है। और ऐसे क्या हो जाता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है जैसे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे 281 है, यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 है, तो Na और एक इलेक्ट्रॉन, ये लुईस स्ट्रक्चर सोडियम का। ऐसे ही क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन 287, तो इसका लुईस स्ट्रक्चर हो गया ये। अब क्या करेगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे दे, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन देखो, एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और क्लोरीन यदि एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाहर भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो क्या करेगा, सोडियम एक पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, तो इसकी 288 हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन और इसकी 288 हो जाएगी, और स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दोनों ने अचीव कर ली, और एक ज़्यादा स्टेबल स्पीसीज़ बन गई है पहले वाली से, ठीक है। पहले वाली रिएक्टिव थी, अब वाली स्टेबल है, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनी, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफ़र करके आयनिक बॉन्ड बन गई है। ऐसे ही एक एग्जांपल है लिथियम फ्लोराइड का, सेम टू सेम है, आप ट्राई करके देखो खुद से। नहीं आता है तो फिर एक बार वीडियो पॉज कर लो, फिर नहीं आता है तो आगे देख लेना इस डायग्राम में। फिर है फेवरेबल फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स, कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो वो क्या क्या हैं, मेटल शुड हैव लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, लोएस्ट। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या थी, जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है उसको लॉस करने की टेंडेंसी, या एक्चुअली ये क्या थी, एनर्जी थी जो रिक्वायर्ड होती है। तो कितनी होनी चाहिए, लोएस्ट, यानी कम से कम एनर्जी चाहिए हो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है। नॉन मेटल मस्ट हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या थी, इलेक्ट्रॉन गेन करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो हाईएस्ट होनी चाहिए। मतलब जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, है ना। थर्ड है द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस। अब देखो इलेक्ट्रॉन गेन जो कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकल रही है उस कंपाउंड में से, और मेटल जो है जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वो एनर्जी ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपस में ही ये काम चला लेते हैं, ठीक है। तीसरा इसने क्या बोला है, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस। जो क्रिस्टल लैटिस हम बनाएंगे एक प्रॉपर अरेंजमेंट में हम उनको सेट करेंगे, तो क्या होगा, 1 मोल के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्या होनी चाहिए, लेटिस एनर्जी मस्ट बी हाई, वो एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। जो एनर्जी निकलेगी, मैंने बताया एनर्जी रिलीज क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, तभी मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। जैसे सम एलिमेंट्स एग्जिबिट वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी, द रीजन फॉर दिस इज अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पेनल्टीमेट ऑर्बिट एंड इनर्ट पेयर इफेक्ट, कि कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करते हैं, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन उनकी, किसकी, पेनल्टीमेट ऑर्बिट की और इनर्ट पेयर इफेक्ट की। इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बस रीजन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आयंस। आयंस क्या होते हैं, स्पीसीज कैरिंग ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर टर्म्ड एज आयंस। तो कोई भी स्पीसीज जिस पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा उनको हम क्या बोलेंगे, आयंस बोलेंगे।
Species carrying positive charge are called cations and that carrying negative charge are called anions. वो स्पीसीज जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो उनको बोलेंगे कैटायंस, जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा उनको बोलेंगे एनायंस। ठीक है, एग्जाम्पल बताता हूँ फिर ट्रिक बताऊँगा कैसे याद करने। मेटल्स यूजुअली फॉर्म कैटायन विद नॉन मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ठीक है, यूजुअली while non metals except hydrogen usually forms anion। कि जो मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या बनाते हैं, कैटायन बनाते हैं, जबकि जो नॉन मेटल होते हैं वो एनायंस बनाते हैं। सिर्फ एक हाइड्रोजन ऐसा है जो कैटायन एनायन दोनों बनाता है, ये नॉन मेटल है। ठीक है, अब ट्रिक बताता हूँ। कैटायन एनायन याद नहीं होते होंगे, है ना, तो आप ये देखो, यहाँ पे लिखा है कि कैटायन की स्पेलिंग लिखेंगे तो उसके अंदर आएगा टी। टी किससे रिलेटेड होता है, प्लस से। टी प्लस जैसा दिखेगा ना, तो कैटायन कौन से होंगे, जिस पे प्लस चार्ज होएगा, पॉजिटिव चार्ज होएगा। ठीक है, अब एक याद कर लिया तो दूसरा हो ही जाना है। वैसे भी एनायन के अंदर 2 बार एन आता है, बीच में एक एन आता है ना, कैटायन के अंदर एक ही एन आता है। तो एनायन के अंदर एन से, एन किससे रिलेटेड है, नेगेटिव चार्ज से। ठीक है, एक चीज़ याद कर लो, दूसरा उसका ऑपोजिट ऐसे समझ के रख लो। ठीक है, या फिर आप अपनी खुद की ट्रिक बना सकते हो, कैसे भी, बस हमें याद रखना है कैसे भी कि कैटायन क्या है, एनायन क्या है। फिर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, की जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उनकी जनरल फीचर्स हम पढ़ते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉलिड्स इन नेचर। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं नेचर में कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं यूजुअली यानी जनरली। आयनिक कंपाउंड्स है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है। आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। आयनिक कंपाउंड्स जिन पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड है वो किस में सोल्यूबल होते हैं, पोलर में, क्योंकि वो खुद भी पोलर होते हैं। लेकिन इनसोल्यूबल होते हैं नॉन पोलर, जैसे बेंजीन, CCl4, इनमें होते हैं इनसोल्यूबल। ऐसे याद नहीं रहे तो आप ऐसे याद करो, लाइक डिजोल्व लाइक, मतलब डिजोल्व जब करते हैं ना तो एक जैसे ही आपस में डिजोल्व होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट डिजोल्व नहीं होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स जब हम बना रहे थे तब मैंने देखा कि हम सब ने देखा कि एक पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, एक पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था। इसका मतलब वो कंपाउंड कहीं ना कहीं पोलर बन रहा था। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो कंपाउंड पोलर बनेगा, उसके अंदर पोलैरिटी आएगी। तो पोलैरिटी आएगी तो पोलर सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल हो जाएगा और नॉन पोलर में सोल्यूबल नहीं होगा। ये सॉल्वेंट्स कौन से पोलर होते हैं, कौन से नॉन पोलर होते हैं, ये आप इनके स्ट्रक्चर से देख सकते हैं। पूरी डिटेल में हम आगे करेंगे ही नहीं, एक दो तो याद कर सकते हैं, जैसे वाटर कैसा पोलर, बेंजीन और CCl4 कैसे नॉन पोलर, लाइक डिजोल्व्स लाइक, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट है आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट एंड इन एक्वस सॉल्यूशन। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं क्या होते हैं, मोल्टन स्टेट के अंदर गुड कंडक्टर होते हैं और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ये बात ध्यान रखना, सॉलिड स्टेट के अंदर ये कंडक्टर नहीं होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। लेकिन मोल्टन स्टेट होता है पिघली हुई स्टेट, यानी उनकी लिक्विड स्टेट के अंदर वो गुड कंडक्टर होते हैं। दूसरा एक्वस सॉल्यूशन, यानी जब उनको वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो भी वो गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, इनका रीजन्स आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, नहीं तो 12th क्लास में हम पढ़ेंगे। अभी बस इतना ध्यान रखना, आयनिक कंपाउंड्स जो है ना नॉर्मली गुड कंडक्टर नहीं होते हैं, लेकिन मोल्टन स्टेट में और एक्वस सॉल्यूशन में वो गुड कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट है आयनिक कंपाउंड्स हैज़ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर मतलब एक फिक्स ऐसा स्पेसिफिक सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे पूरा एक टॉपिक है 12th क्लास का पहला चैप्टर, वो हम
नेक्स्ट टाइम करेंगे। अभी देखते हैं बोर्न हेबर साइकिल। ठीक है, बोर्न हेबर साइकिल का जिक्र मैंने 3rd चैप्टर में भी किया था, अब उसको पूरी डिटेल में पढ़ रहे हैं हम। This cycle is based upon the fact that the formation of an ionic compound may occur either by direct combination of the elements or by an alternate process। इसने क्या बताया कि ये साइकिल किस पे बेस है? इस बात पे बेस है कि कोई आयनिक कंपाउंड बनाए तो या तो डायरेक्ट हम एक पाथवे फॉलो करें, या फिर उससे ये बनाए, फिर ये बनाए, फिर ये बनाए, फिर ये बनाए, फिर वो प्रोडक्ट बना, चाहिए फॉलो करें। उसके अंदर जो एनर्जी या जो कुछ होगा ना वो सब सेम होगा। जैसे इसने क्या बताया, एक डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाए या फिर उसके अलावा क्या करे, रिएक्टेंट आर वेपोराइज टू कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट। जो रिएक्टेंट्स हैं पहले उनको गैसियस स्टेट में लाएं, क्योंकि जब मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी बता रहा था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि वो किसके लिए एप्लीकेबल होते हैं, फॉर एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, तो पहले इनको गैसियस स्टेट में लाएं, फिर गैसियस एटम्स को आयन में कन्वर्ट करें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी व्हाटएवर फेवरेबल वो लगाएं। उसके बाद है गैसियस आयंस आर कंबाइंड टू फॉर्म आयनिक लेटिस। जो गैसियस आयंस हैं वो कंबाइन करके क्या बनाए, आयनिक लेटिस ऑफ मॉलिक्यूल बनाएं। इसका एग्जांपल है जैसे NaCl। ठीक है, NaCl का जो बोर्न हेबर साइकिल है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट स्लाइड में। जैसे ये है NaCl मेटल, यहाँ पे ये एक जनरल साइकिल है। ठीक है, यहाँ पे मेटल क्या है, NaX2 यानी कोई भी हेलोजन जैसे क्लोरीन, ये क्या बनाए NaCl या MX। ठीक है, तो पहले मेटल सॉलिड को मेटल गैस में कन्वर्ट किया तो आया डेल्टा H। डेल्टा H क्या है, हीट ऑफ सब्लिमेशन। उसके बाद M को M+ में चेंज किया तो क्या आया, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या थी, मेटल गैसियस आइसोलेटेड गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, बनाया। उसके बाद जो हेलोजन था या X2 है उसको पहले गैसियस स्टेट में लाए तो दोबारा हीट ऑफ सब्लिमेशन। उसके बाद दोबारा उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी E है। अब ये दोनों आयंस बन गए, इन दोनों को एक क्रिस्टल लैटिस के अंदर कंबाइन करें तो बनाए लैटिस एनर्जी। ठीक है, और ये कंपाउंड बन गया MX। तो दो तरीके देखे, एक तो डायरेक्ट हीट ऑफ फॉर्मेशन जो हम कैलकुलेट ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन इस बोर्न हेबर साइकिल से हम डेल्टा HF की वैल्यू निकाल सकते हैं जो इन सब के सम के इक्वल होगी। बस साइन का ध्यान रखना है। ठीक है, तो बोर्न हेबर साइकिल क्या होती है इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि ये क्या बताती है। ये बताती है कि किसी डायरेक्ट रिएक्शन की हम एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते हैं यदि, तो उस रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप तोड़ दो, फिर जो उनका टोटल का सम होगा वो इक्वल होगा एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन के। ठीक है, फिर है मेथड ऑफ राइटिंग फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड, कि जो आयनिक कंपाउंड है उनका फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, रूल्स का ध्यान रखना है। सबसे पहले राइट द सिंबल ऑफ कैटायन एट लेफ्ट एंड एनायन एट द राइट। लेफ्ट में क्या लेंगे, कैटायन, राइट में क्या लेंगे, एनायन। ठीक है, नहीं याद रहे तो क्या ध्यान रखोगे, NaCl। NaCl में कैटायन क्या है, Na कैसे आता है, लेफ्ट में। एनायन क्या है, Cl आता है राइट में। ठीक है, उससे रूल का ध्यान रख लेना बाकी सब के लिए। उसके बाद है राइट देयर इलेक्ट्रोवैलेंसीज इन फिगर्स। फिर जो उनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी उनके नीचे लिख देंगे, तो NaCl में क्या लिखेंगे, 1 और 3। फिर है डिवाइड देयर 1 और 7। उसके बाद डिवाइड देयर वैलेंसीज बाय HCF। उनको एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम ढूंढेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे। फिर अप्लाई क्रिस क्रॉस रूल एज फॉर्मूला इज AYBX। मतलब A के नीचे यदि X आता है और B के नीचे Y आता है तो उस कंपाउंड का फॉर्मूला हो जाएगा AYBX, यानी ऐसे क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे उन नंबर्स को।
क्या करना है, सिंबल लिखना है, उसके नीचे इलेक्ट्रोवैलेंसी लिखनी है, फिर एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देना है, उसके बाद क्रिस क्रॉस कर देना है। तो NaCl के अंदर 1 और 7 HCF आते हैं, इनका 1, और क्रिस क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा Na और Cl 1 ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, जैसे एल्यूमिनियम और सल्फेट, तो पहले Al लिखा, SO4 लिखा, ठीक है। Al के नीचे वैलेंसी लिखेंगे +3 और SO4 के ऊपर 2 माइनस का चार्ज होता है तो लिखा -2 या फिर सिर्फ 2 लिखो, ठीक है। अब Al के नीचे 3 है, SO4 के नीचे 2 है, क्रॉस कर दो तो 3 चला जाएगा SO4 के साथ और 2 आ जाएगा Al के साथ, और इसका फॉर्मूला आ जाएगा Al2SO4। ऐसे ही आप कुछ 2-4 एग्जाम्पल खुद की तरफ से मॉलिक्यूल सोचिए और करके देखिए, ठीक है। नहीं याद आ रहे तो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, चलो। मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, इसका करोगे। आयरन क्लोराइड, ठीक है, और किसका करोगे, NaBr का, ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड का। इनका फॉर्मूला आप खुद से ट्राई करके देखो। उसके बाद दूसरी तरह की बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। तो दो ही तरह से मैंने बॉन्डिंग बताई थी, एक तो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करके, जिसको हम आयनिक बॉन्ड पढ़ चुके हैं, दूसरी क्या बताई थी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगी, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहे हैं, ठीक है। अब इसकी एक प्रॉपर स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखते हैं पहले। A chemical bond formed between two atoms by mutual sharing of electrons between them so as to complete their octet or duplet is known as covalent bond, and the number of electrons contributed by each atom is known as covalency, ठीक है। क्या बताया कि बॉन्ड बने कैसे, दो एटम्स क्या करें, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करें। म्यूचुअल शेयरिंग यानी वो चीज़ दोनों यूज़ कर सके, ऐसे कंडीशंस में वो शेयर करते हैं, ठीक है। तो और क्या कर लें, ये इस थ्योरी ने बताया था स्टार्टिंग में कि ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करें, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। तो उसको क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, और जितने इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर कर रहे हैं उसको बोलेंगे कोवेलेंसी, ठीक है। क्या बोलेंगे, कोवेलेंसी। जैसे आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या था, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड में जो वैलेंसी थी वो इलेक्ट्रोवेलेंसी थी, और कोवेलेंट बॉन्ड में जो वैलेंसी है वो कोवेलेंसी है, ठीक है। इन दोनों को हम सिर्फ वैलेंसी भी बोल सकते हैं, यह बस डिफरेंस दिखाने के लिए है। एग्जाम्पल है Cl2, ठीक है। Cl2 में क्या होगा, ये जैसे देखो ये F2 का एग्जाम्पल इसने यहाँ करके दिखाया हुआ है, सेम टू सेम, बिल्कुल सेम होएगा Cl2 का, क्योंकि हम डायग्राम में क्या बनाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन और क्लोरीन में सेम होते हैं। तो जैसे ये क्लोरीन होगा मान लो, या फ्लोरीन होगा, इसके बाहर 7 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहर 7 इलेक्ट्रॉन, तो यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन दे तो इसके पास तो 8 हो जाएंगे, लेकिन इसके पास 6 हो जाएंगे, ठीक है। एक ही स्टेबल हुआ, दूसरा तो नहीं हुआ। और दूसरी बात ये कि जब ये दोनों बराबर हैं तो दोनों ऐसे कहेंगे मैं क्यों दूँ, मैं क्यों दूँ, है ना। मतलब जो इक्विवेलेंट बॉन्ड है उनके बीच, जो इक्वल जो है उनके बीच में आयनिक बॉन्ड नहीं बन सकती, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन लेने या देने से स्टेबल नहीं हो रही ना, तो फिर वो क्या करेंगे कि देख, एक इलेक्ट्रॉन की तेरे पास कमी है, एक मेरे पास कमी है, ठीक है। तो एक ये दे, एक ये दे, ठीक है। तो इन्होंने दिया एक, और फिर वो इस हिसाब से दें कि वो दोनों के हो जाएं। जैसे ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एक एक दे के इनको 2 मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ऐसे ही इसने H2O का दिखाया हुआ है। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 चाहिए होते हैं इसको, इसलिए ये 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ के कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है H2O, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। फिर है इन कोवेलेंट बॉन्डिंग द शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर्स। क्या जो इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर।
जबकि जो अनशेयर्ड पेयर या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है उनको क्या बोलते हैं, लोन पेयर। लोन पेयर या फिर याद रखने के लिए एलोन, एलोन जो अकेले पड़े हैं वो लोन पेयर्स हैं, जो शेयर कर रहे हैं वो बॉन्ड पेयर्स हैं। बीच में ये बॉन्ड बना रहे हैं तो एक बॉन्ड पेयर है, ये बाकी 3 इस पे लोन पेयर है। ऐसे इस पे ये 3 लोन पेयर है, एक बॉन्ड पेयर है। H2O में देखेंगे तो ये 2 बॉन्ड पेयर हैं और ये 2 लोन पेयर हैं। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर याद रखने हैं। नहीं याद होगा तो बॉन्ड पेयर वो जो बॉन्ड बना रहे हैं, लोन पेयर वो जो एलोन पड़े हैं एक साइड में। नेक्स्ट है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो इफ़ अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द डिफरेंट एटम्स, यदि कोई बॉन्ड बनी हुई है बिटवीन डिफरेंट एटम्स तो द शेयर्ड पेयर इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यदि 2 अलग अलग एटम्स के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बनी हुई है तो जो शेयर्ड पेयर जो होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर रहे हैं वो किसकी तरफ चला जाता है, जिसकी तरफ क्या हो, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसकी तरफ। और फिर क्या होगा, काजिंग ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा चली जाती है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और जिस पे नहीं जाता उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और जिस पे नहीं जाता उसको बोलेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे क्लोरीन क्लोरीन है, दोनों तरफ सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो क्या बोलेंगे उसको, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यानी जो बॉन्डिंग पेयर है ना वो इक्वली शेयर है। लेकिन जैसे HCl बना रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो क्या होगा, ये जब कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं एक एक शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो क्या होगा, क्लोरीन क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी इसकी तरफ ज़्यादा जाएगी, हाइड्रोजन की तरफ कम रह जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो रहे हैं नॉर्मल से, तो इस पे डेल नेगेटिव चार्ज, यानी पूरा नेगेटिव चार्ज तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा डेल नेगेटिव चार्ज है, और इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि सभी एटम्स यानी दोनों क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, लेकिन इनके में डिफरेंस है, इसलिए इसको बोलेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अनइक्वली शेयर्ड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ ज़्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज़्यादा कौन कम ये हम 3rd चैप्टर में कर चुके हैं। ठीक है, मैंने वहाँ बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, किधर इंक्रीज हो रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किधर डिक्रीज हो रही है, ये सब याद रखना ज़रूरी है। ऐसे ही NaCl, इसमें तो आयनिक बॉन्ड है, हम पढ़ चुके हैं उसका, बस एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन इसने यहाँ पे दिया हुआ है। आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड की। जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो इन जनरल कोवेलेंट कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन द लिक्विड और गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। आयनिक कंपाउंड जहाँ सॉलिड स्टेट में थे ये लिक्विड या गैसियस स्टेट में रहते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, आयनिक रहते हैं सॉलिड में। किसकी वजह से, ड्यू टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस यानी एक दूसरे मोलिक्यूल्स के अंदर फोर्सेस थोड़ा कम होता है, इसलिए कम क्लोजली पैक्ड कम होते हैं, इसलिए लिक्विड स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में नहीं होते हैं। फिर कोवेलेंट कंपाउंड्स है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है, जबकि आयनिक कंपाउंड्स का हाई बताया था मैंने। तीसरा है कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, बिकॉज दे डू नॉट कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करता है, चार्ज्ड पार्टिकल्स, मतलब कैटायंस या एनायंस या आयंस जो भी, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना इलेक्ट्रॉन्स है ना आयंस है। आयंस कौन कौन से, कैटायन एनायन कोई भी नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है दे आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स,
लाइक बेंजीन बट यूजुअली इनसोल्यूबल इन वाटर। ये सोल्यूबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर जैसे बेंजीन में, लेकिन इनसोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, नॉन पोलर के अंदर ये सोल्यूबल हैं जबकि पोलर के अंदर इनसोल्यूबल हैं। आयनिक से बिल्कुल उल्टे हैं इनकी सारी प्रॉपर्टीज़, आपने देखा होगा। तो यदि आप एक की प्रॉपर्टीज़ याद कर लेते हैं तो दूसरे की आप अपने आप लिख सकते हैं, बस एक बार रीडिंग लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो थोड़ा है ना, एक तो होता है बिल्कुल पागलों की तरह मेहनत करना, एक होता है स्मार्ट वर्क, एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। तो हार्ड वर्क करने के बजाय स्मार्ट वर्क किया करो, ट्रिकी बना के पढ़ा करो, थोड़ा कॉन्सेप्ट को रिलेट करके पढ़ा करो, याद ज़्यादा टाइम तक रहेगा, गलतियां होने के चांस कम रहेंगे। ठीक है, सिर्फ मतलब मार्क्स लाने के लिए ना मेन बात सिर्फ रटना या याद करना नहीं होता, एक पॉइंट ये भी होता है कि गलतियां नहीं हो। ठीक है ना, तो इसलिए रिलेट कर करके पढ़ा करो। फिर है ऑक्टेट रूल। आया ऑक्टेट रूल, क्या बोला ऑक्टेट रूल ने? अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते टाइम द एटम अटेन एन इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। तो एटम क्या अटेन करना चाहेगा? एक इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। उसका मतलब क्या है? वैलेंस शेल जो हो उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो, शेल क्या हो? कंप्लीटली फिल्ड हो, उसके अंदर एक 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और वो एक स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा, और यही वो करना चाहता है। तो ये कैसे कैसे हो सकता है? एन एटम में अटेन दिस कन्फिग्रेशन बाय गेनिंग, लूजिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स। ये बॉन्ड क्यों बन रही है इस बारे में बता रहे हैं कि कोई भी बॉन्ड क्यों बनती है, तो वो एक ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बन रही है, ताकि उनका एक ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएं और वो स्टेबल कंपाउंड बना लें। ठीक है, जैसे CO2, ये ब्लैक वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स है, रेड वाले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स है। तो कार्बन के पास ये 4 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, 2 इधर वाले ऑक्सीजन ने दिए, 2 इधर वाले ऑक्सीजन ने दिए, तो ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गई है। ठीक है, ये अब आप ऐसे सोचोगे कि है ना, 4 तो इसके पास थे, इसने चारों इससे क्यों नहीं लिए? तो चारों इसने क्यों नहीं लिए? इसका रीज़न होता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर मैंने पिछले पार्ट में आपको निकालना सिखाया था। जब आप CO का बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे ना, तो क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर एक अलग तरह की बॉन्ड बनती है, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। वो क्या होती है हम आगे देखेंगे, उससे पहले थोड़ा सा ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन आए, मतलब पहले कहीं मतलब मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे ऑक्टेट रूल क्या हो गया? पॉपुलर हो गया, भाई हाँ ठीक है चल रहे हैं। फिर आगे इसके एक्सेप्शन में क्या पाया? इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, कहीं कहीं है ना सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, जैसे LiCl इसके अंदर 2 ही हैं, BeH2 इसके पास 4 ही हुए, और BCl3 इसके 3 और इसके 3 6 ही हुए, यानी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, इनकम्प्लीट ऑक्टेट था। दूसरा है ओड इलेक्ट्रॉन मोलिक्यूल, मतलब ये तो 2 4 6 थे, ओड भी आ रहे हैं, जैसे NO2 का बनाए। यदि हम इनके अंदर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बनाते हैं तो हमें दिखता है कि नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स ही हुए, तो क्या होगा? ओड इलेक्ट्रॉन हो गए ना ये। यहाँ पे तो 2 4 6 सारे इवन आ रहे थे, लेकिन ओड भी आ रहे हैं। तीसरा है एक्सपेंडेड ऑक्टेट, कुछ एलिमेंट्स जैसे HCF4, इसमें बीच वाले के पास देखोगे तो 4 बॉन्ड पेयर और 4 लोन पेयर्स हो गए हैं। ऐसे PCl3 में इसके 5 बॉन्ड पेयर यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे SF6 के अंदर 6 बॉन्ड पेयर्स यानी 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। तो ऑक्टेट रूल ने क्या बताया था? सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन करने हैं, लेकिन ये कम ज़्यादा ओड भी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक्सेप्शन था ऑक्टेट रूल का। उसके बाद कॉन्सेप्ट आया फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल और आयन, कि किसी भी एटम या
मोलेक्यूल या आयन के अंदर जो एटम होगा उसके ऊपर कुछ फॉर्मल चार्ज हो सकता है। फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम इन लुईस स्ट्रक्चर किसके इक्वल होगा, कैसे हम इसको निकाल सकते हैं? तो ये होता है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री एटम, मतलब फ्री एटम के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, उसमें से माइनस करेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उसमें से माइनस करेंगे 1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं उनका हाफ उसमें से माइनस कर देंगे। जैसे O3 है तो O3 के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, ऑक्सीजन के अंदर 6, बीच वाले ऑक्सीजन का निकालते हैं O3, यानी 3 ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हैं, तो बीच वाले ऑक्सीजन का हम निकालेंगे। तो ये कैसे निकलेगा, इसकी वैलेंसी 6, फिर इसमें से माइनस करते हैं नॉन बॉन्डिंग या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हम इसमें देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ध्यान रखना पेयर का मतलब होता है 2 का जोड़ा, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर बोलेंगे यानी हाफ हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। तो यहाँ पे मैंने बोला लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स है लोन पेयर के, तो -2, फिर माइनस करेंगे हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो 2 इधर और 3 इधर, 3 बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 का हाफ 3, 6 - 2 - 3 यानी 6 - 5 इक्वल होगा +1 के, यानी हमने क्या देखा O3 के अंदर बीच वाला जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर +1 का चार्ज है। ऐसे ही यदि इस ऑक्सीजन का देखेंगे तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं, ठीक है, लोन पेयर कितने 1 2 3 4, 6 - 4 2, चलो साथ साथ करते जाते हैं, 6 - 4 2, अब 1/2 बॉन्ड पेयर कितने 1 2 3 4, यानी 2 बॉन्ड है यानी 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन का हाफ 2, तो 2 - 2 या फिर 2 - 2 हो जाएगा 0, यानी ये वाला जो ऑक्सीजन है इस पे चार्ज कितना 0। अब इस वाले ऑक्सीजन पर देखते हैं, ये जो टर्मिनल वाला है राइट हैंड साइड वाला, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी 6, 6 माइनस लोन पेयर कितने 6, 6 - 6 0, और फिर बॉन्ड पेयर कितना 1 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 का हाफ करेंगे 1, यानी इस पर चार्ज आया कितना -1, 0 - 1 आया -1, यानी बीच वाले पर +1 का चार्ज है और इस वाले पर सिंगल बॉन्डेड वाले पर -1 का चार्ज है, और ओवरऑल मॉलिक्यूल O3 में देखेंगे तो हम +1 - 1 इक्वल हो जाएगा 0 के, उसके ऊपर कोई भी चार्ज हम शो नहीं करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट ने क्या बताया कि वो मॉलिक्यूल्स है ना आयनिक हो सकते हैं लेकिन उनमें चार्ज अपीयर नहीं हो, तो ये भी एक नया ट्रेंड आया, ठीक है, रिसर्चें चल रही थी उनके बीच में। उसके बाद है कुछ बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं वो हम देख लेते हैं। इन ए कोवेलेंटली बॉन्डेड मोलिक्यूल डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटम्स इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। 2 एटम्स के बीच न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होते हैं उसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ बॉन्डेड एटम्स। जब बॉन्डेड एटम्स का साइज बड़ा होगा तो उनकी बॉन्ड लेंथ भी बड़ी हो जाएगी। एंड डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन बॉन्डेड एटम्स, और ये बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती जाती है विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ बॉन्ड्स, यानी ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज होने पर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो आप बताओ बॉन्ड लेंथ किसकी सबसे ज़्यादा होगी, किसकी सबसे कम होगी? तो जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, यानी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटी होगी, फिर डबल बॉन्ड, और सबसे बड़ी होगी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इस बात को ध्यान रखोगे, हो सकता है इस पे आपका क्वेश्चन बने, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यदि आप ये चाहते हैं कि मैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी यदि अपलोड करूं तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है,
बॉन्ड लेंथ इज डिटरमाइंड बाय एक्सरे डाइफ्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन डिफरेंसेस मेथड। बॉन्ड लेंथ हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? एक्सरे डाइफ्रैक्शन से या फिर इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन मेथड से, जो यहाँ पर डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बॉन्ड लेंथ कैसे डिटरमाइन करते हैं? एक्सरे से या फिर इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन मेथड से। फिर है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड लेंथ पढ़ लिया, अब है बॉन्ड एंगल। इन अ कोवेलेंटली बॉन्डेड मोलिक्यूल, ठीक है, ये किस में पढ़ रहे हैं हम ध्यान रखना, बॉन्ड लेंथ भी और बॉन्ड एंगल भी दोनों ही हम कोवेलेंट मोलिक्यूल्स के अंदर पढ़ रहे हैं। तो एक कोवेलेंटली बॉन्डेड मोलिक्यूल हैविंग मोर देन 2 एटम्स, जिसके अंदर 2 से ज़्यादा एटम्स होंगे, ठीक है, एंगल तो उन्हीं के बीच में बताएंगे। द बॉन्ड्स फॉर्म एन एंगल, तो बॉन्ड क्या बनाते हैं? एंगल बनाते हैं विद ईच अदर, विच इज़ नोन एज बॉन्ड एंगल, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बॉन्ड एंगल बोलते हैं। जैसे ये CH4 है, तो इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा बॉन्ड एंगल, जो जनरली क्या होता है? 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। मीथेन का ये एंगल आप याद भी रख लो चाहे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन जनरल एन इंक्रीज इन साइज ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीजेज द बॉन्ड एंगल। क्या बताया? सेंट्रल एटम का साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। ये इतनी सी लाइन यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो स्टार लगा के लिख लो, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या? यदि सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला लोन पेयर का रिपल्शन, जो लोन पेयर होते हैं सबसे ज़्यादा रिपल्शन करते हैं, उनका ध्यान रखना है। दूसरा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, कि जो सेंट्रल एटम होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है हम आगे पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। और ये भी हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? बाय एक्सरे डाइफ्रैक्शन मेथड से, एक्सरे से ही हम इसको भी पढ़ते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तीसरा है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल, यानी एक मोलिक्यूल के अंदर कितनी नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट है उसको हम बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। और ये इक्वल होता है हाफ ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। मतलब ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ये जब हम मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाएंगे उसके अंदर पढ़ेंगे। तब बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उसमें से माइनस कर दें जितने एंटी बॉन्डिंग में आए हैं, फिर उसका हाफ करें तो आता है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर जनरली क्या बताता है? कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बने हुए हैं दो एटम्स के बीच में। फिर है बॉन्ड ऑर्डर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय बॉन्ड लेंथ। तो इसको भी स्टार मार्क लगा के लिख लेना, क्वेश्चन बन सकते हैं। ये पूछेगा कि इनमें से किसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है, तो हम वहाँ बॉन्ड लेंथ देखेंगे। जैसे कार्बन कार्बन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी है? ट्रिपल बॉन्ड की, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा कितना? 3। वहीं सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा सबसे कम, कितना? 1, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर जनरली बॉन्ड्स बताता है, लेकिन ये कभी कभी पॉइंट्स में भी हो जाता है, इसलिए हम सिर्फ बॉन्ड्स को देख के बॉन्ड ऑर्डर नहीं बताते हैं। ये बता रहा है इफ़ बॉन्ड ऑर्डर कम्स आउट टू बी 0 द मोलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। यदि बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाए? 0, इसका मतलब क्या होता है? वो मोलिक्यूल होता ही नहीं है, बन ही नहीं सकता है। तो जैसे आप He2 देखोगे, हीलियम का मोलिक्यूल यदि आप बनाना चाहोगे, हीलियम एक नोबल गैस है, उसका बॉन्ड ऑर्डर यदि बनाओगे, डायग्राम बनाओगे, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा। इसका मतलब He2 कभी बन ही नहीं सकता है, ठीक है। ऐसे कुछ सब्सटेंसेस जिनकी फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है वो हम बॉन्ड ऑर्डर से एक्सप्लेन कर पाए। उसके बाद है बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? It is the amount of energy released when 1 mole of covalent bonds is formed, while the bond dissociation enthalpy is the amount of energy
required to break the 1 mole of bonds of the same kind as to separate bonded atoms in the gaseous state। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन। अब हम अपने वाली देखते हैं। ये क्या होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखने, कौन सी एनर्जी रिलीज्ड होती है, कौन सी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो एनर्जी रिलीज्ड कब? 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। 1 मोल क्या होता है, मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था। 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बने तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी? बॉन्ड एंथैल्पी। वहीं यदि बॉन्ड बनी हुई है ऑलरेडी, उनको अलग अलग करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? बॉन्ड डिसोशिएशन एंथैल्पी। और उसके अंदर एनर्जी क्या होगी? रिक्वायर। एटम्स को दूर दूर करने के लिए, तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर होगी और बनाने के लिए एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, फिर है द बॉन्ड एंथैल्पी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन साइन। यानी इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, बस साइन अपोजिट होता है। एक का प्लस होता है, एक का माइनस होता है। मतलब उतनी एनर्जी निकलती है, उतनी ही उसको रिक्वायर होती है बनाने और तोड़ने में। बस क्या डिफरेंस है? एक निकल रही है, एक हमें मिल रही है, एक हमें देनी पड़ रही है। इसलिए डिफरेंस किसका है? बस साइज का डिफरेंस है। फिर है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज डिटरमाइंड बाय थर्मल और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो या तो थर्मल मेथड से डिटरमाइन करते हैं या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से। एज द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज द एंथैल्पी इंक्रीजेज। बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंथैल्पी। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं? सभी के फैक्टर्स अफेक्टिंग याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एटॉमिक साइज, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीसरा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग और चौथा है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, ये जितने ज़्यादा होंगे बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है डाइपोल मोमेंट। मेरे को लग रहा है थोड़ा सा मतलब वीडियो ज़्यादा बड़ी होगी। ठीक है, डाइपोल मोमेंट में नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।